नमस्कार। और आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 मैथ साइंस का सेट नंबर 5 आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद या उत्तर पद अथवा दोनों पर विशेषण विशेष्य होते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों पर विशेषण विशेष्य होते हैं। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी। चरण कमल, कमल के समान चरण। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कितने कारक माने गए हैं? 8। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी। अष्ठेय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण भ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे ग, घ, इ, झ आदि। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? केवल कल्पनाएं करते रहना अथवा तरह तरह की कल्पना करना। अक्ल का घोड़े दौड़ाना। अक्ल के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ है होश ठिकाने न रहना। अक्ल का तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ है होश ठिकाने न रहना। अक्ल चरने जाना, अक्ल चरने जाना मुहावरे का अर्थ है वृद्धि का न होना। अक्ल चरने जाना मुहावरे का अर्थ है वृद्धि का न होना। अक्ल ठिकाने ला देना मुहावरे का अर्थ है समझा देना। अक्ल ठिकाने ला देना मुहावरे का अर्थ है समझा देना। अक्ल ठिकाने ला देना मुहावरे का अर्थ है समझा देना। आत्म त्याग शब्द में उपसर्ग आत्म है, आत्म है, आत्म प्लस त्याग, आत्म त्याग। किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अवयव को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इसमें अति उपसर्ग है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस अरि। त्रिपुरारी में कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। वृद्धि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि, यह स्वर के 5 भेद है स्वर संधि के। दीर्घ संधि अ प्लस आ बनता है। त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुरारी। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़। योगरूढ़, रूढ़ वे शब्द जिनके खंड पर कोई अर्थ, खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो अथवा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कल, कपड़ा, आदमी, घर। यौगिक शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे देशभक्ति, देश प्लस भक्ति, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे हिमालय, पीताम्बर, नीलकंठ, पंकज। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ है कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका अर्थ है कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। वाक्य में प्रयोग रमेश को जिस दिन कहीं काम मिल जाता है उस दिन उसे भर पेट खाने को मिलता है, उसका वही हाल है आई तो रोजी नहीं तो रोजा। स्वदेश्य, स्वदेश्य का संधि विच्छेद स प्लस उद्देश्य, स्वदेश्य का संधि विच्छेद है स प्लस उद्देश्य। नीलिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा, नीलिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा। ईमा प्रत्यय से बने शब्द लालिमा, गरिमा, पूर्णिमा, महिमा आदि। परोपकार शब्द में पर उपसर्ग है, परोपकार शब्द में पर उपसर्ग है। उपसर्ग
दो शब्द उप प्लस सर्ग के योग से बना होता है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में, तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा या नया अर्थ वाला शब्द बनाना। परोपकार में उपसर्ग है पर, परिक्रमा में उपसर्ग है परि, प्रतिक्षण में उपसर्ग है प्रति। सही वर्तनी वाले शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द वर्तनी के उच्चारण के अनुसार सही शुद्ध शब्द है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। उपरोक्त वाक्य में उपमा अलंकार है। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु के समीप किसी दूसरी वस्तु को रखकर तुलना करना। आगे नाथ न पीछे पगहा। लोकोक्ति का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। आगे हाथ न पीछे, आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। जब किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है यानी वह पूर्णतया बंधन रहित होता है, ऐसे लोगों के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद है। परीक्षा का केंद्र, परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष है। अंबर, अंबार युग्म का सही अर्थ है आकाश, एक फल विशेष। आकाश का अन्य पर्यायवाची शब्द गगन नभे अंबारे व्योम यरस्य अनंत, पुष्कर आसमान आदि। उपयुक्त गदान से स्पष्ट है कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। कबीर ने समाज में फैले आचरणहीन ढोंगियों का खुलकर विरोध किया। कबीर ने समाज में फैले आचरणहीन ढोंगियों का खुलकर विरोध किया। कबीर ने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया तथा कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया। कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया। पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय की अवस्थिति महान हिमालय के उत्तर में है। महान हिमालय वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में है, अतः इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम आदि पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन है। गॉडविन ऑस्टिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा वृहद हिमालय में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा शिमला, तिब्बत, भारत चीन के बीच मार्ग बनाता है। सिपकिल्ला दर्रा शिमला, तिब्बत, भारत और चीन के बीच मार्ग बनाता है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में राजस्थान जस्ता के उत्पादन एवं भंडारण दोनों दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। राजस्थान का जावर, उदयपुर, अलवर, राजहंद, जितौड़ आदि प्रमुख जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान के अतिरिक्त तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर में भी जस्ता की उपस्थिति है। जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। तमिलनाडु में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम तथा कलपक्कम है। काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थित है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र राजस्थान में स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। मोर्मुगाओ बंदरगाह गोवा के तट पर है। मोर्मुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर है। मोर्मुगाओ बंदरगाह कोंकण तट पर है। मोर्मुगाओ बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। मोर्मुगाओ बंदरगाह 1885 ईस्वी से शुरू हुआ था, जिसे स्वतंत्रता के बाद और सुधार किया गया। भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहें हैं कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, मोर्मुगाओ गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल।
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम वर्ष 2016 का है। देश के अंदर जलमार्ग परिवहन को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 अधिनियम किया गया। वर्तमान में देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा हुई है। इस अधिनियम के पहले पाँच राष्ट्रीय जलमार्ग थे। इस प्रकार राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है। पहले के 5 राष्ट्रीय जलमार्गों में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 इलाहाबाद में हल्दिया के राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। यह जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबी है। यह जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की घोषणा 1988 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सदिया तक जो असम में हुई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की घोषणा 1993 में पश्चिमी तट नहर केरल में हुई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की घोषणा 2008 में पूर्वी तट के निकट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में हुई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की घोषणा वर्ष 2008 में की गई। यह जलमार्ग पूर्वी तट के उत्तरी भाग में ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब आया? 2016। चलिए, पहले के 5 राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया के राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा पहला के 1986 में, दूसरा का 1988 में, तीसरा का 1993 में, चौथा का 2008 में और पांचवा का भी 2008 में। चलिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? बराकर नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध बराकर, सरदार सरोवर बांध चंबल, सरदार सरोवर बांध कृष्णा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर कहाँ है? गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर कहाँ है? गुजरात में है, बाकी गलत है। तिलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी पर है, झारखंड में। तिलैया बांध बराकर नदी पर कौन सा बांध है? तिलैया बांध है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के पालनुडा जिला और तेलंगाना के नलगोंडा जिला के सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से झारखंड में है। झारखंड के अतिरिक्त छोटा नागपुर पठार के हिस्सों की उपस्थिति दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला तथा ओडिशा के उत्तरी भाग में है। छोटा नागपुर पठार के मुख्य 3 हिस्से हैं: राजमहल पहाड़ी, हजारीबाग का पठार तथा रांची का पठार। राजमहल पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व का हिस्सा है। हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग पठार से अलग करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक से अधिक झारखंड का जिला समूह बिहार के साथ सीमा बनाता है। बिहार की सीमा से झारखंड के 10 जिले मिलते हैं। बिहार की सीमा से झारखंड के 10 जिले मिलते हैं। बिहार की सीमा पर झारखंड के 10 जिले पश्चिम से पूरब बढ़ने के क्रम में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोंडा एवं साहेबगंज। झारखंड की सीमा बिहार के 8 जिले से मिलते हैं। झारखंड की सीमा पर बिहार के 8 जिला पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने क्रम में रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर हुआ था। समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर हुआ था। भारत में समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का प्रथम बार आगमन 1608 ईस्वी में हुआ था। 1608 ईस्वी में भारत भेजे गए अंग्रेजों के दल का नेतृत्व कैप्टन हॉकिंस के हाथ में था। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेजी, फारसी एवं तुर्की का ज्ञाता था। मुगल शासक जहांगीर
जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित हुआ था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान का उपाधि दिया था। जहांगीर ने कैप्टन को 400 का मनसब और इंग्लिश खान का उपाधि दिया था। भारत में अंग्रेजों का पहली फैक्ट्री सूरत में खुली थी। भारत में अंग्रेजों का पहली फैक्ट्री सूरत में खुली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सपला सापले की संधि से हुई थी। एला सापले में 1748 ईस्वी में हुई संधि से यूरोप में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति हुई। एला सपले की संधि से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच चल रही युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अवधि 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी के बीच की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि और मद्रास की द्वितीय संधि के द्वारा हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अवधि 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में हुई थी। पेरिस की संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में। वर्ष 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार बनाने के लिए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारी परिषद थी। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अंतरिम परिषद में विदेश मामला एवं राष्ट्रमंडल संबंध जवाहरलाल नेहरू के पास था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई थी। शुरू में इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। लॉर्ड वेवेल के प्रयास से अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस परिषद में शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ओजपूर्ण भाषण दिया था। इस भाषण ने उन्हें विश्व व्यक्तित्व के रूप में चर्चा में ला दिया था। 11 सितंबर 1893 को 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका एवं यूरोप में लंबे समय तक यात्रा के बाद भारत वापस लौटे। स्वदेश वापस लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के निकट वेलूर में स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब किया? तो 1 मई 1897 को किया। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य बातें ये हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया। प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। अब मुस्लिमों को अतिरिक्त सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर का सृजन किया गया। लंदन में केंद्रीय बजट में प्रांतीय बजट को अलग किया गया। केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया गया, अर्थात प्रांतीय विधायिका को अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 के विभिन्न उपबंधों में एक प्रमुख उपबंध यह था कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय किया जाएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। 1813 के चार्टर अधिनियम से भारत के साथ ब्रिटेन की ओर से व्यापार के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया। 1813 के चार्टर अधिनियम से स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जब पटना कॉलेज छोड़ा था उस समय उनके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत पेशा को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के समय बलदेव सहाय बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया, जबकि महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वितीय सम्मेलन में अध्यक्ष एनजी रंगा को तथा महासचिव स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के तृतीय सम्मेलन में अध्यक्ष पुनः स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया एवं महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल किया गया। मैथिली भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में बेड़ो, मैथिली एवं संथाली के शामिल होने के बाद 8वीं अनुसूची उल्लेखित भाषाओं की कुल 22 हो गई। बिहार के प्रथम प्रीमियर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी के नेतृत्व में बिहार के पहला भारतीय मंत्रिपरिषद गठित हुई थी। 19 जुलाई 1937 ईस्वी को मोहम्मद यूनुस की मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मंत्रिपरिषद गठित हुई थी। इस प्रकार श्री कृष्ण सिंह बिहार के द्वितीय प्रीमियर बने थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के द्वितीय प्रीमियर बने थे। 1935 के अधिनियम से हुए चुनाव में बिहार में कांग्रेस पार्टी को प्रभावशाली बहुमत प्राप्त हुआ था। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में उनका हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण सिंह द्वारा मंत्रिपरिषद गठित करने से इनकार कर देने के बाद राज्यपाल ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। बाद में जब राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया कि वो मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इसके बाद कांग्रेस मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए तैयार हो गई। फलस्वरूप श्री कृष्ण सिंह बिहार के द्वितीय प्रीमियर बने। बिहार बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा 25,567.83 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। कुल गैर ऋण आय को घटाने से राजकोषीय घाटा को मापा जाता है। राजकोषीय घाटा को कैसे मापा जाता है? तो कुल गैर ऋण व्यय में से कुल गैर ऋण आय को घटा दीजिए। कुल गैर ऋण व्यय में से आय को घटा देना है। राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व आय को घटाने से राजस्व बचत की गणना की जाती है। बिहार बजट 2023-24 में राजस्व बचत जीएसडीपी का 0.52% दर्शाया गया है। बिहार बजट 2023-24 में राजस्व बचत 4,478.97 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। 4,478.97 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 6 का करेंगे। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे अतिथेय। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे बोलेंगे अतिथेय। जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। सीमा का मर्यादा से रहित अमर्यादित। सीमा या मर्यादा से रहित अमर्यादित। बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यमक अलंकार है। इस पंक्ति में 3 बेर खाती थी
वे 3 बेर खाती है। इसमें यमक अलंकार है। जब कविता या किसी वाक्य में शब्दों की आवृत्ति अनेक बार हो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे प्रथम बेर का अर्थ है फल तथा दूसरे बेर का अर्थ है समय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, वैसे रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। रसों की संख्या कितनी है? 9। फिर से हम उस रसों का नाम आपको ले लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस एवं शांत रस। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, यही काल अली कली ही 100 बांधियो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, यही काल अली कली ही 100 बंधियो, आगे कौन हवाल। इस दोहा छंद है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। पीताम्बर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर का मतलब वस्त्र। नील कमल नीला है जो कमल, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली। धन्य धन्य विस्मयादि बोधक अवयव के उदाहरण है। धन्य धन्य विस्मयादि बोधक अवयव के उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अवयव वह शब्द जिसमें हर्ष अर्थात खुशी, शोक अर्थात दुख, आश्चर्य, आशीर्वाद इत्यादि जैसे भावनाओं का आकस्मिक भाव प्रकट हो, विस्मयादि बोधक अवयव कहलाता है। अरे हाय शाबाश, बहुत अच्छा, वाह वाह, धन्य, ओह, छी छी, क्या इत्यादि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह लिपि अशोक के काल में राष्ट्र लिपि के रूप में प्रचलित थी। ब्राह्मी लिपि अशोक के काल में राष्ट्र लिपि के रूप में प्रचलित थी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्रचानगारी, देवनागरी, ऐसे भारत में कुल 22 लिपियों का प्रचलन है। भारत में कुल 22 लिपियों का प्रचलन है। अघोष वर्ण क व्यंजन है, अघोष है। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। उस व्यंजन स स स है। संसार का संधि विजय सम जोड़सार, संसार में व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकास होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सम प्लस सार संसार, सम प्लस योग संजोग, स्वयं प्लस वर स्वयंवर, सम प्लस रक्षा सरक्षा। प्रलय का विलोम शब्द सृष्टि। प्रलय का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि। सृष्टि सृष्टि सृष्टि। प्रलाप हंसी, प्रवास अप्रवास, प्रमुख सामान्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रगति अवनति। ब्रह्म का शुद्ध रूप ब्रह्म है। ब्रह्म का शुद्ध रूप ब्रह्म ही है। शरणागत शब्द तत्पुरुष समास 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 है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच परसर का लोप रहता है। शरणागत का समास विग्रह शरण को आगत, शरण को आगत। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है विरक्त। अन्यमनस्क का अन्य पर्यायवाची शब्द है अनमना, उदास, खीन। अस्थि अस्थिरचित, उदासीन, भ्रांत चित आदि। अनमनस्क का अर्थ है जिसका चित कहीं और हो। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, यह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। संजोग का संधि विजय सम जोड़ योग है। संदेश का सम जोड़ देश।
सम प्लस हार समहार, सम प्लस धया संध्या, सम प्लस कीर्ण संकीर्ण, सम प्लस तोष संतोष। तलघर में कर्मधारय समास है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तलघर, तल में है जो घर, यहाँ पर प्रथम पद विशेषण है। कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण पीताम्बर, नीलकमल, मझधार, पुच्छल तारा, काला पानी। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। कंगाली में आटा गीला। अरबी में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। गरीबी में आटा गीला मुहावरे का अर्थ है विपत्ति में और विपत्ति आना। समस्या पर समस्या पड़ना, मुसीबत में और मुसीबत आना। मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एवं असम के साथ सीमा बनाती है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों और भारत के 5 राज्यों से मिलती है। भारत के 5 राज्यों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ एवं सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झारखंड के साथ बनाती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ और राज्य में तो झारखंड के साथ बनाती है। पश्चिम बंगाल की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ एवं सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सिक्किम के साथ लगती है। अलमटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमटी बांध उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। अलमटी बांध 2005 में बनकर तैयार हुआ। अलमटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। अलमटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। अलमटी बांध ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए मुख्य वाटर रिजर्वायर है। अलमटी बांध पनबिजली उत्पादन से भी संबंधित है। अलमटी बांध के दाएं ओर पनबिजली संयंत्र स्थापित है। अलमटी परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1963 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो अनेक विवादों एवं अड़चनों के बाद वर्ष 2005 ईस्वी में पूरा हुआ। यह बांध कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में विजयपुरा जिला में स्थित है। यह बांध कर्नाटक राज्य के विजयपुरा एवं बागलकोट जिला के सीमा पर है। फलों के उत्पादन को पोमीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवामुडी झारखंड राज्य में स्थित है। लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवामुंडी जो झारखंड राज्य में स्थित है। नोवामुंडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। नोवामुंडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। नोवामुंडी, गुआ, सिंदूरपुर एवं पलामू झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। ओडिशा में लौह अयस्क के प्रमुख स्थान गुरु महसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ एवं बांसपानी है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र बैलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर एवं बिलासपुर है। भारत में लौह अयस्क के भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। इन राज्यों में भारत में उपस्थित लौह भंडार का 90% से अधिक भाग है। उपयुक्त में से इसे भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। नागपुर में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी है। नागपुर में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 38% भाग भील जनजाति है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति
जनजाति गोंड जनजाति है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% अनुसूचित जनजाति आबादी है। राज्य का जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य मिजोरम है। जनजातीय संख्या की प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जनसंख्या का 94.8% जनजातीय जनसंख्या है। कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कामराजर बंदरगाह का पूर्व नाम एनोर बंदरगाह था। पूर्व नाम एनोर बंदरगाह है। कामराजार बंदरगाह चेन्नई पोर्ट से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। एनोर पोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर कामराजार पोर्ट कर दिया गया। के कामराज मद्रास राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे। के कामराज मद्रास राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे। के कामराज मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 1956 से 1963 ईस्वी तक रहे। मद्रास राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। मद्रास राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु 1969 में किया गया। धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। बिहार में धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, गया आदि क्षेत्रों में है। बिहार की खगड़पुर पहाड़ी को भूतात्विक दृष्टिकोण से राज्य का सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है। राज्य में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में मुख्य रूप से है, अर्थात बिहार में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति रोहतास एवं कैमूर जिलों में है। बिहार में टर्शियरी समूह के चट्टानों की उपस्थिति राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में है। बिहार में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बने मैदानी भाग में क्वार्टेनरी चट्टानों की उपस्थिति है। भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक का था। अल्मीडा के द्वारा जारी किए गए ब्लू वाटर पॉलिसी यह था कि भारत में पुर्तगाली स्थिति की सुदृढ़ता एवं व्यापारिक मुनाफा के लिए आवश्यक है कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग पर पुर्तगाल का वर्चस्व हो। अल्मीडा भारत आने वाले अन्य बाहरी शक्तियों को समुद्र में हरा देना चाहता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर निनो द कुन्हा हुआ था। भारत में कुन्हा का कार्यकाल 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक का था। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही भाग था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के दौरान 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश एवं फ्रेंच शक्तियों के बीच एक लड़ाई तमिलनाडु के वांडीवास में हुई थी। इसे वांडीवास युद्ध के नाम से जाना जाता है। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयर कूट द्वारा किया जा रहा था, जबकि फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली द्वारा किया गया था। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश पक्ष की जीत हुई और अंततः तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के द्वारा हुई। भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर उपयुक्त में से कोई सही क्रम नहीं है। भारतीय व्यापार में प्रवेश के क्रम में आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का क्रम इस प्रकार से है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। समुद्री मार्ग से भारत में पुर्तगालियों का सर्वप्रथम आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ। भारत आने वाला पहला डच कार्नेलिस डे हस्तमान था, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना वर्ष को ही भारत में डच कंपनी के व्यापारिक गतिविधि का शुरुआत किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी व्यापार का एक अधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के हस्ताक्षर से औपचारिक रूप मिला। ब्रिटिश कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल 1608 ईस्वी में भारत आया। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में ट्रांकेबर तमिलनाडु में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी की है। 1937 ईस्वी की है मूल शिक्षा की वर्धा योजना। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई एवं 1937 ईस्वी प्रांतों में लोकप्रिय मंत्री परिषद कार्य करने लगी। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक शिक्षा या बेसिक या आधारभूत शिक्षा अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पाद के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों पर जोर दे रहा था। इस योजना में शिक्षण संस्थान में सामान्य शिक्षा, शिल्प एवं विभिन्न प्रकार के हस्तकला के प्रशिक्षण एवं उत्पादन को शामिल किया गया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप रोजगार परक होना चाहिए। गांधी जी के आधारभूत शिक्षा की इस विचार पर विस्तृत योजना बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को जाकिर हुसैन समिति कहा गया। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण 1779 ईस्वी में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लागू किया गया। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 द्वारा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सभी पत्र पत्रिकाओं को सेंसरशिप के दायरे में लाया। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों द्वारा प्रेस के माध्यम से फैलाए जाने वाले खबरें सूचनाओं पर रोक लगाना था। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदू लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लौटाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में ऐसे लोग हिंदू धर्म में वापस लाया जो पहले अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिए थे। 11 फरवरी 1923 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद द्वारा भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की गई। आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। विरोध करने वाले में कुछ हिंदू और कुछ गैर हिंदू दोनों थे। 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रसिद्ध कांग्रेस नेता CR दास ने प्रस्तावित किया था। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुआ जो 31 दिसंबर 1920 ईस्वी तक चला था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में चली थी। केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन चलाया था जिसे मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। मोपला किसान मुस्लिम समुदाय से थे। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों एवं अंग्रेजों दोनों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह आंदोलन था। अली मुस्लियार, कुंज हमाद, काजी आदि मालाबार विद्रोह के नेता थे। मोपला विद्रोह स्थानीय किसानों का विद्रोह था लेकिन यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन से प्रेरित उसके एक शाखा के रूप में होता। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। साइमन आयोग का गठन इंग्लैंड में 1927 ईस्वी में किया गया था। साइमन आयोग 1908 में भारत आया। इसमें कुल 7 लोग थे। इस आयोग का गठन शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के प्रभाव की जांच करने की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष ब्रिटिश सांसद जॉन साइमन थे, अतः इस जांच आयोग के साइमन आयोग कहा जाता है। साइमन आयोग के साथ जॉन साइमन अध्यक्ष थे। क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कोडेगेन, वॉरेन
सोर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड डॉवर्ड। साइमन आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। साइमन आयोग के 7 सदस्य सिर्फ एक सदस्य उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी का था। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है और इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक चरण के उग्र विचार वाले नेताओं के प्रमुख थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल थे। सन 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा साइमन आयोग के विरुद्ध एक प्रदर्शन के नेतृत्व क्रम में अंग्रेजों के लाठीचार्ज से घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक ऑफ एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी के संस्थापकों में से एक थे। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी के संस्थापकों में से एक थे। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपिता होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 56 ईस्वी तक रहा। इस योजना का मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नांगल बांध के लिए धन आवंटित किया गया। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूर्ण हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैराड डोमर मॉडल आर्थिक विकास का एक सैद्धांतिक मॉडल है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था का विकास दर को समझाने के लिए अर्थशास्त्र में किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 2.1% लक्षित था जबकि उपलब्धि लक्ष्य से अधिक 3.6% तक रही थी।